नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह आप लोगों के बीच ब्रेकिंग लेकर आ रहा हूं। दरअसल कल शाम एक खबर आई, दुखद खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई। आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और 2 टर्म उनका 2004 से 2009 और 2009 से फिर 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे और इस दौरान काफ़ी रिफॉर्म्स किए। देश के उत्थान में उनका एक जो योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता। और उससे पहले मनमोहन सिंह को अगर देखा जाए तो 1991 में 1991 में जब वो वित्त मंत्री बने थे, उसके बाद से रिफॉर्म की बात शुरू हुई। एलपीजी आपको याद होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 मुख्य हिस्से थे उनके। और यहाँ से देश को कई बार उन्होंने बचाया, संवारा, आगे बढ़ाया। अगर देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड और उसके अलावा आधार कार्ड, ये सारी जो देन है वो मनमोहन सिंह की ही देन है। और इसमें चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, तब के सत्ता पक्ष के लोग और तब के विपक्ष के लोग और आज के सत्ता पक्ष के लोग हों या आज के विपक्ष के लोग हों, सभी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। एक बड़ी क्षति कहें प्रशांत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में इस देश को अभी झेलना होगा, क्योंकि कल रात को 9:15 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आई। उससे पहले अचानक वो घर पे बेहोश हो गए थे और उनको एम्स पहुंचाया गया। एम्स पहुंचने के बाद फिर उनको डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। 92 साल की उम्र उन्होंने अपनी लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन देश को उन्होंने जो दिया है वो देश हमेशा याद रखेगा। कैसे आप देखते हैं? आज देखा जाए तो तमाम नेता या जो बुद्धिजीवी हैं सब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहुंचे। उसके अलावा कांग्रेस की जो रैली चल रही थी, आज होने वाली थी रैली वहाँ बेलगावी में, उस रैली को भी खत्म कर दिया गया है, अचानक रोका गया। और 3 तारीख तक, क्योंकि 7 दिनों का शोक है देश भर में, राजकीय शोक, राष्ट्रीय शोक, तो इसलिए अब कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरी यादें भी बहुत हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी यात्राएं मैंने की थी और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे उनकी यात्राओं में मैं साथ रहा। और उसके साथ साथ बहुत कुछ ऑन बोर्ड, क्योंकि उनसे बातचीत होती थी। जब प्लेन में रहते थे हम लोग, लंबा सफ़र तय करते थे। मुझे याद है 8-8, 10-10 घंटे के सफ़र में कई बार उनसे मुलाकातें होती थीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑन बोर्ड वो करते थे। बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत ही संजीदगी के साथ वो देते थे। ये सारी बातें, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ शकील अख्तर जी भी जुड़ गए हैं। शकील जी, आपका भी स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं एक बार प्रशांत टंडन जी का भी। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप मनमोहन सिंह की इस पूरी यात्रा को? देखिए, देश के लिए जो है बड़ा नुकसान है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना, लेकिन मनमोहन सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है आज के आधुनिक भारत में, वो इतिहास कभी भुला नहीं सकता। खुद मनमोहन सिंह ने कहा था, उनकी बहुत आलोचना होने लगी थी कि इतिहास उनके साथ इंसाफ करेगा। अब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही थे कि इतिहास उनके साथ इंसाफ करेगा। मनमोहन सिंह बड़े विलक्षण व्यक्ति थे, लेकिन बहुत सादगी पसंद थे। शकील जी को भी याद होगा कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आते थे, तो अपनी सफ़ेद रंग की मारुति 800 को खुद चला कर आते थे, जबकि उसके पहले वो वित्त मंत्री, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष, यूजीसी के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर और कई प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे जी, यूनाइटेड नेशंस में रहे। लेकिन मनमोहन सिंह एक विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल थे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे। वो अंत समय तक उनका जो प्रोफेसर वाला जो व्यक्तित्व था वो ही हावी रहा। राजनीतिक वो उस तरीके से नहीं हो पाए कि वीआईपी कल्चर, और जिस तरीके से रिटायर्ड प्रोफेसर होता है, आप दिल्ली में देखें, कहीं भी देखें, वो अपनी मारुति कार से या जिस भी कार से वो जाता है सेमिनारों में या अपने कार्यक्रमों में,
मनमोहन सिंह भी एक प्रोफेसर की तरह ही राजनीति में थे और बहुत सादगी पसंद। मैंने कभी भी उनको बड़े तामझाम के साथ और एक ही तरीके की, आप देखिए कि जब तक मुझे याद है कि मैंने तो उनको नीली पगड़ी के अलावा किसी और पगड़ी में देखा भी नहीं, हमेशा वही पहनते थे वो। तो बहुत सादगी पसंद और बहुत हम्बल और एक जेंटलमैन। लेकिन भारत के आर्थिक आधुनिक भारत की आर्थिक प्रगति पर, आधुनिक भारत के आर्थिक विजन पर मनमोहन सिंह अगर नहीं होते तो भारत बहुत दुनिया की रेस में पिछड़ गया होता। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक प्रगति में और नहीं होते, उनका योगदान नहीं होता, तो देश काफ़ी पिछड़ चुका होता। याद कीजिए 91 में भारत की स्थिति क्या थी। उसके बाद उन्होंने जो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और उसके अलावा उन्होंने जो लिबरलाइजेशन की बात की, उदारीकरण की बात की, ये LPG के नाम से जाना जाता था, और यहाँ से देश आगे बढ़ा। और उसके बाद 2008 को याद कीजिए शकील जी, 2008 में पूरी दुनिया में एक अलग तरह की आंधी आई हुई थी। देश, पूरी दुनिया एक दूसरी दिशा में हम लोगों ने देखा, और खासकर आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी दुनिया, उसमें भारत को बचाए रखा। ये उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही योगदान था कि भारत को उस मुकाम तक पहुंचा चुके थे। लेकिन उसी दौरान, चाहे वो मनरेगा का मामला हो, चाहे आधार कार्ड का मामला हो, लोगों को, जो एक आखिरी आदमी है इस भारत का, उसको मजबूत करने के लिए जिन योजनाओं की बात होती रही, आप याद कीजिए कि मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा गया, रेनकोट पहनकर नहाते हैं कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया जब 2014 के बाद मोदी की सरकार आई तब। लेकिन उस वक्त भी वो चुप रहे, शांत रहे, खामोश रहे, और ये बताते रहे, मुस्कुराते रहे कि मैंने जो किया है शायद दुनिया आने वाला वक्त याद करेगा। और ये वो कहे भी, आप याद कीजिए कि मुझे हिस्ट्री में, इतिहास में लोग याद करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही थी नरेंद्र मोदी के लिए कि वो डिजास्टर्स प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे आने वाले समय में। ये बात भी मोदी के लिए उन्होंने कही थी। तो बहुत कुछ राजनीति के तौर पर, लेकिन देश के आर्थिक लिहाज से अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह बहुत कुछ देश को दे के जा चुके हैं। कैसे देखते हैं आप शकील जी? बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, लेकिन आज मनमोहन सिंह को जितनी याद करें शायद वो कम है उस लिहाज से। देखिए, आपने 2008 का जिक्र किया, हम वहीं से शुरू करते हैं अपनी बात। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक कहीं शुरू करना पड़ेगा उसको। 2008 की बात है, हम कहीं इलेक्शन टूर पे थे या राहुल गांधी के साथ थे बाहर कहीं, तो सुबह एक खबर बहुत तेजी के साथ आई। ब्रेकफास्ट पे होटल में सारे पत्रकार जमा थे। वहां किसी ने बताया कि एक बड़ा बैंक जो है वो कोलैप्स करने वाला है। आर्थिक मंदी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुकी थी। तो हमने वहां कहा कि नहीं, कोलैप्स नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो नैरेटिव से चलने वाले होते हैं हमारे यहाँ, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई और प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हो। तो एक बड़ी लंबी बहस हो गई कि नहीं साहब ऐसा हो जाएगा, उस बैंक का नाम लेके। हमने दो कारण बताए वहां पे। नंबर एक कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बैंकिंग सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि अब कोई आइसोलेटेड बैंक, चाहे वो प्राइवेट भी हो, वो कोलैप्स नहीं कर सकता। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बैंकिंग सिस्टम की इतनी अच्छी समझ है, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को अंदर से इतना मजबूत बना रखा है कि कोई प्राइवेट बैंक भी गलत लोन देके अपनी आर्थिक स्थिति खराब नहीं कर सकता, उसको रिजर्व बैंक इजाजत नहीं देता है। फिर हमने इसको लिखा भी, बड़ी चर्चा हुई। लेकिन हुआ क्या कि उस बैंक में लोग अपना पैसा लेने के लिए वापस पहुंच गए, भारी अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन अंत में वही सही साबित हुआ कि बैंक को कुछ नहीं हुआ और भारत भी पूरा का पूरा उस आर्थिक मंदी से बच के निकला। उसी वक्त बराक ओबामा ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि हम भारत की तरफ देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं।
देखिए, मनमोहन सिंह ने भारत को एक नया मोड़ दिया। 1991 में उस वक्त जब पूरी दुनिया जो है आर्थिक सुधारों की तरफ बढ़ रही थी, तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में नरसिम्हा राव के साथ उसको लेके गए। और उसके बाद जो है सोनिया गांधी ने एक बहुत सही फैसला किया 2004 में। वो 2004 का पूरा टाइम हमें याद है, बहुत नजदीक से लेफ्ट को भी और कांग्रेस को भी, वो सारी चीजों को, कि जब सुषमा स्वराज इस स्तर पे आ गई थी, गंदे स्तर पर आ गई थी कि मैं सिर मुड़ा लूंगी, मैं भूमि शयन करूंगी, मैं चना चबेना खाऊंगी, और सोनिया गांधी के बनने का कोई प्लान ही नहीं था। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के लिए फैसला कर चुकी थी और इसको हमने उस वक्त लिखा था, और उसके बारे में उन्होंने लेफ्ट से, उस वक्त लेफ्ट एक बहुत मजबूत ब्लॉक के तौर पे सामने आया था जी। और बहुत जरूरी था कांग्रेस को लेफ्ट का समर्थन। तो लेफ्ट के साथ समझौते से पहले सोनिया गांधी ने उनको ये बात बता दी थी कि मैं मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूं, और लेफ्ट ने इस पे ओके कर दिया था। तो सोनिया गांधी का वो एक बहुत बड़ा सही फैसला था और उसको मनमोहन सिंह ने सही साबित किया। अभी आप बहुत सारी जो उनकी बातों का जिक्र कर रहे थे, उसमें कई चीजें ऐसी थी जो मनमोहन सिंह के एजेंडे की नहीं थी, लाइक मनरेगा, लेकिन वो एक टीम प्लेयर थे। सबसे बड़ी बात थी उनकी, वो सोनिया गांधी का ब्रेन चाइल्ड था, तो उन्होंने उसके लिए, प्रणब मुखर्जी भी नहीं थे उसके सहमत नहीं थे, किसानों की कर्ज माफी के लिए भी ये लोग सहमत नहीं थे। कई बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम भी वैचारिक रूप से इन लोगों से असहमत रहते थे, लेकिन इन्होंने देश में एक नया मध्यम वर्ग पैदा किया। और सरकार कौन चलाता है, ये बहुत बेकार का किस्म का नैरेटिव है। सरकार, हर सरकार पार्टी चलाती है, पार्टी के ही अनुरूप जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, और पार्टी की ही नीतियां को उसको लागू करना पड़ता है। तो मनमोहन सिंह उस मामले में, कई मामलों में असहमत रहते हुए भी सोनिया गांधी के उन फैसलों का सम्मान करते थे। बिल्कुल, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी को एक एडवाइजरी कमेटी बनाना पड़ी थी। वो इसीलिए बनाना पड़ी थी कि मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे थे जो उनके फैसलों को लागू करने में देर करते थे। सोनिया बहुत प्रोग्रेसिव है, सोनिया बहुत प्रो पीपुल है, और इनका मनमोहन सिंह जी का था, वो अपने हिसाब से था कि देश का पैसा किस योजना में ज्यादा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है मनमोहन सिंह के खिलाफ पूरे देश में एक नकली आंदोलन शुरू किया गया 2011 और 12 में। आज लोग की बात आप कर रहे हैं शकील जी, अन्ना आंदोलन पे जिक्र, और छोटा अगर छोटी चर्चा होगी तो कम होगी, आपसे उस पे विस्तार पे बात करूंगा, क्योंकि अन्ना आंदोलन, उस आंदोलन को मैंने, आपने, हम सब ने बहुत नजदीक से देखा, कवर किया, बहुत कुछ उससे समझ में आया। और उस समय, उस दौरान मनमोहन सिंह की सरकार को कैसे डिरेल करने की कोशिश की गई, वो आज भी देश कैसे डिरेल हो चुका है, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है इस पे। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, शकील जी और प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दोस्तों निधन, कल उनके निधन की खबर आई शाम को, अचानक आनन फानन में उनको पहले जब वो बेहोश हो गए अपने घर में, तो उनको ले जाया गया एम्स और एम्स में भर्ती कराया गया। 2 घंटे बाद एम्स के डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया कि उनका निधन हो चुका है, और इसके बाद से देश शोकाकुल है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर, और उससे पहले वित्त मंत्री के रूप में, फिर आर्थिक सलाहकार, कई मंत्रियों के और प्रधानमंत्रियों के, और देश के आरबीआई के गवर्नर यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक राजनेता के रूप में, और एक समाजसेवी के रूप में अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह का जो योगदान है इस देश के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए आज चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सब डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। इस देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या योगदान रहा है, इसको देश कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या क्या नहीं कहा गया, उनके ही
मीडिया सलाहकार ने, संजय बारू ने एक किताब लिख डाली, दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस पर भी चर्चा हम करेंगे। बहुत कुछ है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वो, या बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जो अभी शकील अख्तर जी कह रहे थे। और लेफ्ट बहुत मजबूत था, जो लेफ्ट हमेशा उदारीकरण के खिलाफ रहा। और वो लेफ्ट अगर आखिर क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया, ये सब पे बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद उन पे बात कर रहे हैं, मेरा भी पर्सनल अनुभव उनके साथ काफी रहा है। लंबा वक्त उनके साथ अलग अलग यात्राओं में मैंने गुजारे हैं, इसलिए भी बहुत जरूरी है कि उन पे बहुत सारी बातें हो। जीएसटी की रूपरेखा कहां से आई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जिस जीएसटी की बात होती है, मुझे याद है जापान के टोक्यो शहर में जीएसटी को लेकर मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में मैं भी था, मनमोहन सिंह उसमें भाषण दे रहे थे। उन सब की भी चर्चा करूंगा। बहुत कुछ हम बातें करेंगे। लेकिन जरा लालू प्रसाद यादव, जो उन्हीं के मिनिस्ट्री में रेल मंत्री थे, वो क्या कह रहे हैं आज जब मनमोहन सिंह नहीं है, तो वो कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जरा सुनिए। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा एक एक की प्रतिक्रियाएं सुनाता हूं, फिर आएंगे शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी दोनों के बीच, और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह पे। जरा सुनिए लालू प्रसाद यादव को। देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें, और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फ़ोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ हैं। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ हुआ हमको, काफ़ी तकलीफ हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाएगा वैसी नेता का, वैसे लोग जो वित्त विभाग पर एक बड़ी पकड़, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार, लगता है कि वो एक अनुभव जो था उनके पास, उसमें एक बड़ी कमी आएगी, बहुत गिरावट आएगी। बहुत बड़ी कमी आएगी। उनको इकोनॉमिस्ट के रूप में दुनिया में जाने जाते थे। आज देश में जब ज़रूरत है ऐसे लोगों को, उससे कमी हुई हो गई बहुत भयंकर। अच्छा, एक बड़ा दिक्कत दिख रहे हैं कि आपने खुद भी ट्वीट किया है, जिस तरीके से बापू जी के भजन को लेकर लोगों को आपत्ति हो रही है। बीजेपी के लोग एक गायिका को गाने नहीं दे रहे हैं। आखिर ये किस तरह का माहौल बन रहा है देश में? देखा रात को गायिका को गाने नहीं दे रहा है। और तो सुन रहे थे आप यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जो मिनिस्टर रहे, अपना अनुभव उनके साथ जो उनके अनुभव रहे वो साझा कर रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे बहुत नेता, बहुत जो उनके साथ साथ काम करने वाले लोग हैं जिनकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीच बीच में हम उन प्रतिक्रियाओं को भी आप तक पहुंचाएंगे। हामिद अंसारी उनमें से एक हैं जो देश के उपराष्ट्रपति थे, आपको याद होगा, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। और अनुपम खेर जो दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म बनाई, उसमें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यानी मनमोहन सिंह का उन्होंने रोल किया था, उनकी प्रतिक्रिया भी है। सब कुछ है। संजय बारू की बात भी करेंगे। पंकज पचौरी उनके बाद फिर बने, कोशिश करूंगा कि पंकज पचौरी अगर जुड़ पाएं तो उनको भी हम जोड़ेंगे जो मीडिया सलाहकार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। तो बहुत कुछ है दोस्तों, इस चर्चा में बहुत जरूरी है चर्चा करना, समीक्षा करना जरूरी है। शकील जी अपनी बात रख रहे थे, शकील जी के पास ही आना चाहता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अन्ना के आंदोलन की बात कर रहे थे शकील जी। अन्ना हजारे का आंदोलन देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत को कहीं ना कहीं
सुर्खियों में लेकर तो गया, लेकिन सुर्खियां क्या थी? एक ऐसा शासक जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, यहां तक बोला गया। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे दोनों मिलकर इस आंदोलन को इन लोगों ने आगे बढ़ाया था। उसके बाद देश कहां आज है ये हम सब जानते हैं। उस आंदोलन को बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा था। उस आंदोलन के अगर मंच से नीचे देखिए, आप याद कीजिए, तो चारों तरफ आरएसएस के समर्थक वहां खड़े मिलते थे। यानी ये साफ दिखाई देता था कि ये आंदोलन आरएसएस के द्वारा कहीं ना कहीं पोषित आंदोलन है, और उसके बाद की परिणति हम लोग देख रहे हैं। जरा उस आंदोलन में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल, और उससे पहले एक और थे, बाबा कहे जाते हैं, लेकिन मैं उनको रामदेव ही कहता हूं, वही पुकारूंगा। रामदेव का योगदान भी, जो उस समय काले धन की बात करते थे, फिर उसी बिना पे, उसी दम पे मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, जो आज तक शायद मेरे अकाउंट में तो नहीं आए, आपके अकाउंट में आए होंगे तो बताइएगा आप और प्रशांत जी, लेकिन शायद चुपके से आ गए हों, लेकिन जरूर बताइएगा। तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है आज चर्चा करना इन सब चीजों का, क्योंकि एक स्टेबल सरकार को कैसे डिरेल किया जाए, एक देश को कैसे गर्त में धकेला जाए, इसमें कुछ लोगों का योगदान है। और इन सब से जूझते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से लेकर आज तक, कल जब उनका निधन हुआ है, तब तक इस देश के बारे में, देश की प्रगति और खासकर आर्थिक उन्नति, आर्थिक मजबूती, देश अगर आज ये भी यहां जोड़ना चाहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा, हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश हो जाएंगे। आपको बता दूं कि दुनिया का तीसरा नंबर का देश इकोनॉमिकली मनमोहन सिंह के समय भारत हो चुका था। तो इसमें यही है कि इतिहास के लोग, चूंकि आज के बच्चे जो हैं वो इतिहास पढ़ते नहीं हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते नहीं हैं, तो इसलिए उनको, लेकिन ये जो तस्वीर है ये सोनिया गांधी पहुंची हैं आखिरी श्रद्धांजलि के लिए, तस्वीरें आ रही हैं वहां से। शकील जी, ओवर टू यू। नकली आंदोलन, उस नकली आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल थे, उन सबको माफी मांगना चाहिए, मनमोहन सिंह जी से भी और देश से भी। हमने शायद उतनी गालियां अभी इस मोदी के कार्यकाल में भी नहीं सुनी जितनी उस 2011 से लेके वो 14 तक सुनी थी। बिल्कुल सही। हम उस आंदोलन के बड़े प्रखर विरोधी थे और अपने अखबार में रोज लिखते थे, एडिटर, सारा स्टाफ, पूरी पॉलिसी, सब अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ, और एक अलग हम उससे लिखते थे। और जाहिर है कि दफ्तर के अंदर से लेके दफ्तर के बाहर तक किस तरह का विरोध होता था, लेकिन हम उस वक्त समझते थे और बताते थे कि यह सारा का सारा संघ और बीजेपी का प्लान है। अन्ना हजारे नाम के एक आदमी को, एक मुखौटे को ये लोग यहां ले आए हैं और बिठा दिया है। और आज आप देखिए क्या हुआ। मोदी जी ने और केजरीवाल ने जो बड़ा अच्छा काम किया, जिसके हम उनके दोनों के बड़े प्रशंसक हैं, उन सारे लोगों को पहचान के, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, सबको बाहर फेंक दिया। अब वो सब हाथ जोड़ जोड़ के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमने मांग करी रात को भी और अभी भी कि तुम लोग माफी मांगो, तुम लोगों ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हजारों लाखों युवा उस झूठे जाल में फंस गए। मनमोहन सिंह के हमें अच्छी तरह याद है, घर के बाहर इन लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, गालियां दी मनमोहन सिंह को। आज कहते हैं कि बहुत विनम्र थे वो, उन्होंने हमें गिरफ्तार नहीं किया। आप लोगों ने उस भले आदमी का जितना दिल दुखाया है, उस शर्म की बात है। और काहे के लिए? बीजेपी और आरएसएस के उस प्लान को सफल करने के लिए कि सरकार बदलना है। और 2013 में पहले शीला दीक्षित की सरकार गई और 2014 में फिर मनमोहन सिंह। हालांकि उसके बहुत सारे राजनीतिक वो भी हैं, वो भी हम बताएंगे कि राजनीतिक रूप से कैसे उसका सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह मुकाबला नहीं कर पाए, जो कि वो कर सकते थे। 2012 में ही महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा था, बताया था कि अन्ना हजारे कुछ नहीं है, आप लोग इसके ग्लैमर में फंस रहे हैं, इसको इतना भाव दे रहे हैं, ये बहुत ही इस्माल आदमी है, बहुत ही हिपोक्रेट किस्म का आदमी है, इसको हम वापस ले जाके इसके गांव में छोड़ के आ जाएंगे।
और ये यहां नहीं आएगा। लेकिन ये लोग इतने प्रभाव में थे उस वक्त कि रामदेव को और अन्ना हजारे को, इन लोगों की प्रशंसा में मिनिस्टर लोग इनकी तारीफें करते थे, और हमसे तो कांग्रेस के कई नेता बहुत नाराज होते थे। और जाहिर है कि हम भी उनसे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया में नाराज होते थे। वो हमसे कहते थे कि आप अन्ना हजारे के साथ जी नहीं लगाते। हमने कहा अगर हमसे कहोगे तो और हम थोड़ी कड़ी जबान बोलेंगे, अगर हमसे जी की आप उम्मीद करोगे तो। अन्ना हजारे के लिए हमने कभी जी नहीं लगाया उसके साथ में। तो ये सारे लोग जो है आज कहां है? आज हमने ये भी लिखा है और कहा है कि अन्ना हजारे से मनमोहन सिंह के खिलाफ एक बयान दिलवाना चाहिए, इन लोगों को उनकी निंदा करवाना चाहिए, अगर हिम्मत है तो करना चाहिए। आपको याद है शरद पवार के गाल में इन लोगों ने एक चांटा पड़वाया, और अन्ना हजारे खुश होकर बोलते हैं कि एक ही गाल में मारा। इतने हिंसक, विद्वेष से, नफरत से भरे हुए थे। खैर, लेकिन उन्होंने उसका मुकाबला किया, और आज आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा लोगों को एक ही सेंटेंस याद आ रहा है कि मेरे साथ इतिहास ज्यादा काइंड होगा। और इतिहास तो अभी आगे की बात है, लेकिन जो समसामयिक माहौल है वो पूरे दिल से उन्हें याद कर रहा है। आज किसी की हिम्मत नहीं है, हालांकि सोशल मीडिया पे चल रहा है ये, मनमोहन सिंह को अभी गालियां दी जा रही है सोशल मीडिया पे, वो लोग शुरू हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सबको यह लग रहा है कि एक भले, शरीफ, वास्तविक विद्वान जिसमें बनावट नाम की चीज नहीं थी, उसके साथ देश ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। जिन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा। आपको याद है 2014 में सरकार बनते ही उनके घर सीबीआई पहुंचा दी गई थी। जी बिल्कुल याद है मुझे। क्या मिला? मनमोहन सिंह क्या मिला? और मनमोहन सिंह के खिलाफ कांग्रेसियों ने भी एक कैंपेन शुरू किया, कहते थे सबसे कमजोर विकेट है ये। अभी देखिए सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बोलेगा ये, लेकिन वो आखिरी तक डटे रहे और सबसे मजबूत विकेट साबित हुए। वो जाने कितने लोग कांग्रेस से चले गए बीजेपी के पास। गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों ने कितने घटिया शब्दों का प्रयोग किया सोनिया गांधी और कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन मनमोहन सिंह, जो आपने भी कहा, उन्होंने कहा कि डिजास्टर है ये। वो समय को पहचानते थे, समय से पहले पहचानते थे। और मनमोहन सिंह जो है युग पुरुष थे। युग पुरुष वो होता है जो वक्त को पहले पहुंचा ले। आर्थिक सुधार वक्त से पहले उन्होंने लागू किए, देश में एक नया मध्यम वर्ग बनाया। वही मध्यम वर्ग आज कांग्रेस के सबसे ज्यादा खिलाफ है, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मनमोहन सिंह की योजनाओं से मिला। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनमोहन सिंह का जो शिक्षा, आप जानते हैं, एक छोटे से घर में, छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुए मनमोहन सिंह जो है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री पाते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं कैम्ब्रिज, वहाँ 3 साल की डिग्री पाते हैं। उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड से, उसके बाद फिर वो इंडिया आते हैं। इंडिया में काफ़ी अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस में वो आ जाते हैं, एडवाइज़र बनते हैं, फिर आरबीआई गवर्नर बनते हैं, कई लोगों के एडवाइज़र। तो एक उच्च शिक्षा और अच्छी अर्थशास्त्र की शिक्षा, अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में देश के सामने मनमोहन सिंह के रूप में एक ऐसा नेता था जो अब नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह का जाना इस देश के लिए क्यों क्षति है, एक बड़ी क्षति क्यों है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साथी हमारे साथ शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उधर बिहार में आपको पता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो अपनी यात्रा निकाल रहे थे। उस यात्रा को उन्होंने 2 दिनों के लिए, अगले 2 दिनों के लिए, आज और कल के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया है मनमोहन सिंह की याद में। तो मनमोहन सिंह को अलग अलग ढंग से जो रिस्पेक्ट देना चाहिए वो दे रहे हैं, चाहे आप विपक्ष के नेता हों या सत्ता पक्ष के नेता हों। मनमोहन सिंह की बातों से आप पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन इतना है कि आप मनमोहन सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये आज दिखाई दे रहा है। और रिफॉर्म्स के जो अलग अलग बिंदु हैं इस देश के, रिफॉर्म्स के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, उसमें नरेंद्र मोदी के सामने अगर ये देश मिला है तो वो मनमोहन सिंह की देन मानी जाएगी। 91 में जब देश की हालत बहुत खराब थी, जब देश सोने गिरवी रखने के कगार पे था, उस समय रिफॉर्म्स की बात अगर कोई लेके आया था तो वो थे यहां मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आज नहीं रहे। तो बहुत कुछ, लेकिन जरा सुनते हैं इसी में जब उनके सहयोगी, उनके मीडिया एडवाइजर किताब लिखते हैं, जब उनसे अलग होते हैं, जो विकेट की बात कर रहे थे हमारे साथी शकील अख्तर जी।
एक कमजोर विकेट। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। मनमोहन सिंह रिफॉर्म्स की बात करते थे, सोनिया गांधी यहां मजबूती की बात करती थी, आम आदमी की मजबूती की बात करती थी। इसलिए ये देश जो है 10 साल तक बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा। अगर मनरेगा के खिलाफ मनमोहन सिंह थे या नहीं चाहते थे तो सोनिया गांधी ने उस मनरेगा को लागू करवाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तो कहा तो यही जाएगा कि मनमोहन सिंह ने। और उसके अलावा आरटीआई, जिसको अब कमजोर करने में लगी हुई, क्योंकि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक ऐसा टूल है जो आपको हमको वो अधिकार देता है कि हम ये जान पाएं कि देश में कहां क्या चल रहा है। 10 रुपए के एक स्टैम्प पेपर पे 10 रुपए की अदा करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे आरटीआई को शिथिल किया जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है, आप जानते हैं। और यह सब कुछ 2014 के बाद हो रहा है, क्योंकि यह टूल है जो नरेंद्र मोदी की पोल खोल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मनरेगा, आरटीआई, आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड का आपको याद होगा प्रशांत टंडन जी, मैं उस दिन, जिस दिन आधार कार्ड बिल को लेकर आया गया था, मैं उस दिन संसद में था, लोकसभा में था। मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसके बाद सुषमा स्वराज, चूंकि वो थी विदेश नीति। इस बीच देखिए राहुल गांधी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वो तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें, सब राहुल गांधी, ये लाइव तस्वीरें हम आप तक दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी पहुंचे, लाइव तस्वीर आपके सामने। राहुल गांधी श्रद्धांजलि अर्पित करने डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी का जिक्र, अभी मैं सुषमा स्वराज का जिक्र कर रहा था, एक वाकया, क्योंकि आधार कार्ड जब पेश किया गया, शकील जी शायद आप भी होंगे, प्रशांत जी आप भी होंगे, उस दौरान लोकसभा राज्यसभा में और कवरिंग हम लोग कवर करते थे, तो उस समय हमने देखा कि कैसे सुषमा स्वराज नाराज हो गई थी। बाद में उन्होंने पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था मैं, और उसके बाद बीजेपी ने इस मसले को कहां तक आगे पहुंचाया था और आधार कार्ड योजना लागू ना हो, इसके लिए जितनी तिकड़में होनी चाहिए थी वो इन लोगों ने करने की कोशिश की। लेकिन वही आधार कार्ड आज एक रिफॉर्म का जरिया बना हुआ है। उसमें भी जो नरेंद्र मोदी डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आधार कार्ड सामने आ जाता है। तो ये सब कुछ है कि एक आप भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, रिफॉर्म के बारे में सोचते हैं। और यही कारण था कि जब लेफ्ट के लोग इतने एक मजबूत स्थिति में, लगभग मुझे जहां तक ध्यान है कि 62 सांसद जीत के आए थे वाम दलों के, और वो उन्होंने समर्थन किया था अगर सोनिया गांधी का, मनमोहन सिंह का, तो ऐसे नहीं किया था। हालांकि उसके बाद अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील, और उस डील के कारण लेफ्ट अलग हो गया इस सरकार से, लेकिन फिर भी एक बहुत मजबूत कड़ी थी जो नरेंद्र मोदी के सामने तो कहीं से तुलनात्मक अगर कहा जाए तो वो तुलना है ही नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह के सामने अगर कहा जाए तो मनमोहन सिंह की ही छवि थी कि वो कहीं ना कहीं देश को मजबूती की तरफ लेकर गया। जरा सुन लेते हैं, ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया। और जब संजय बारू थे उनके मनमोहन सिंह के प्रेस सलाहकार, मीडिया सलाहकार, उसके बाद वो छोड़ के गए जब 3 साल बाद, तो उन्होंने किताब लिखी। किताबें कैसे लिखी जा रही थी इसके बारे में मैं आज ये जिक्र नहीं करना चाहता हूं, बहुत कुछ है, कभी मैं किताब लिखूंगा तो जरूर जिक्र करूंगा उसमें। लेकिन किताबें लिखी जा रही थी और ऐसे लिखी जा रही थी कि कोई लिखवा रहा था, और उसमें भी मनमोहन सिंह को कैसे बदनाम किया जाए, इस देश से कैसे रिफॉर्म्स को खत्म किया जाए, कैसे आम आदमी को मजबूत करने वाली सरकार को नेस्तनाबूद किया जाए, ये साजिशें रची जा रही थी। जब हिंदुस्तान के खिलाफ, मैं हिंदुस्तान के खिलाफ की बात करूंगा, जब ये साजिशें रची जा रही थी तो उसमें से एक साजिशकर्ता किताब लेके आए, वो भी थे। मैं कह सकता हूं आज बड़े उसके साथ कह सकता हूं, बिना हेजिटेशन के कह सकता हूं, और कहा गया दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर एक फिल्म भी बनाई गई उस समय जब चुनाव का दौर आया। नरेंद्र मोदी के लिए मजबूती हो, वो मजबूती के साथ चुनाव जीत के आए, इसलिए भी उसमें जो रोल किया है अनुपम खेर ने, वो आज क्या कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जरा उसको भी सुन लेते हैं। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों, ये आप देखते रहिए। और मनमोहन सिंह पे बहुत कुछ है, शायद एक प्रोग्राम 2 घंटे 4 घंटे भी करें हम तो वो कम होगा, इतनी सारी चीजें हम लोगों के पास हैं जो आज हम बात कर सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पे। लेकिन पहले सुनते हैं अनुपम खेर को, सुनिए जरा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, deeply saddened to know about his demise.
देश के बाहर हूं। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है, उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर ट्रूथफुली यू हैव टू गो इनसाइड द पर्सन। डॉक्टर मनमोहन Singh was inherently a good man, gentle, bright, brilliant, kind. And if you see accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था, for various reasons. फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूंगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी जिंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। He was a very, very, very wonderful person. I'm looking for words because आज तो सुन लिया आपने, ही वॉज दी वेरी 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 वंडरफुल पर्सन। और यहीं से, और अगर जीवन में किरदार चुनने की बात आए तो उसमें से एक दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहे हैं अनुपम खेर, जो हमेशा इस सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ रहे और मोदी के काफी करीब नजर आते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन एक कलाकार हैं, मुझे बहुत पसंद आते थे पहले ये अनुपम खेर, मैं उनके मुंह पे भी बोलूंगा, बहुत पसंद करता था इनकी अदाकारी को। लेकिन जब से इनकी अदाकारी थोड़ा सा सत्ता पक्ष की तरफ जाने लगी और इंसान रियल लाइफ में भी अगर वैसा ही हो जैसा वो अदाकार है, थोड़ा रियल लाइफ में अपने देश, अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में सोचने लगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन ये दूर होते गए, क्योंकि अनुपम खेर एक अच्छे अदाकार थे, अब मैं उनको अच्छा नहीं मानता हूं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आज जब चर्चा पर्सनल बातें ही हो रही हैं तो मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के बीच, क्योंकि कई ऐसे अदाकार हुए, कई ऐसे कलाकार हुए जो अच्छे थे, लेकिन उनका जो रियल चेहरा है वो सामने आ गया, और उनमें से एक ये भी हैं। कलाकार आप हैं, आपको एक्टिंग करनी है, आपको उस रोल में अपने आप को पिरो देना है, वो आप पिरोते हैं। लेकिन आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं हैं, तब आप उनको एक वंडरफुल पर्सन के रूप में याद करते हैं। लेकिन क्या कल जब वो थे तो आप वंडरफुल पर्सन के रूप में उनको याद कर रहे थे? क्या तब आपने ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म जिस समय मैं रिलीज कर रहा हूं उस समय कांग्रेस के लिए बहुत हानिकारक ये फिल्म हो सकती है? क्या आपने उस समय नहीं सोचा था कि इससे मैं किसी और की मदद कर रहा हूं? क्या आपने उस समय नहीं सोचा था कि जो मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि ही वुड बी, यानी नरेंद्र मोदी वुड बी द डिजास्टर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो आपको समझ में नहीं आया था कि क्यों बोल रहे हैं जिनकी आप आज वंडरफुल पर्सन के रूप में याद कर रहे हैं जिनको? चलिए, खैर श्रद्धांजलि का वक्त है, श्रद्धांजलि दीजिए। आप भी याद कर रहे हैं, हम भी याद कर रहे हैं, दुनिया याद करेगी कि आप कैसे हैं और आपने जिसको गिराने की कोशिश की वो कैसा था जो आज नहीं है। जरा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संदीप दीक्षित, आप जानते हैं शीला दीक्षित के बेटे, काफी पॉलिटिक्स रग रग में उनकी है, लेकिन वो आज हाशिए पे नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी माता जी के साथ काम करके भी उन्होंने बहुत कुछ नहीं सीखा। उनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मनमोहन सिंह पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। कुछ बता रहे हैं कि कब क्रिमिनेशन होगा, लास्ट राइट जो है वो कब होगा, ये सब कुछ बता रहे हैं। सुन लेते हैं संदीप दीक्षित जी को। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सांसद रह चुके हैं और जूझ रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स से, लेकिन आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं हैं तो फिर वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। सिंह जी के दर्शन, अंतिम दर्शन को लेकर देखिए, अभी गया था, अभी पक्का नहीं है प्रोग्राम। उनकी एक बिटिया है जो बाहर से आ रही है, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही
तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो हो सकता है अंतिम राइड्स जो हैं वो कल हों, लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतजाम चल रहा है। शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है, हो सकता है 9-10 बजे तक के बाद जो है पब्लिक के दर्शन के लिए अंदर परमिशन दें। सर, जब भी डॉक्टर साहब का नाम आता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र साथ साथ चलता है। आपके क्या निजी अनुभव हैं डॉक्टर साहब को लेकर और भारतीय अर्थव्यवस्था में? देखिए, वो तो रहे हैं, लेकिन मैं इस समय निजी अनुभव ज्यादा जरूरी होता है। मेरे पिताजी ने इनके साथ काम किया था। ये अंकटाड और जो आज आप WTA कहते हैं, इसकी जब सबसे प्राथमिक बातचीत होती थी अर्जेंटीना में, विदेशों में, तो मेरे पिताजी उस समय कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे और बहुत इनका साथ रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इनका कई जगह साथ गए, तो हम लोग तो छोटे से इनका नाम सुनते थे एक अर्थशास्त्री के रूप में। फिर एक और सौभाग्य मिला, इनकी जो बेटी है उपेंद्र जी, वो मेरी टीचर रही। उन्होंने मुझे पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इनकी एक और बिटिया थी जो मेरी सीनियर थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। तो अब समझ लीजिए एक पारिवारिक इनसे एक रिश्ता भी बनता रहा हमेशा। जब प्रधानमंत्री जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तो हमने देखा ही उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, और प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा संतोष हुआ कि उनके अंदर में सांसद रहे, उनके साथ काम किया और कई ओकेजन्स पर मिलते मिलाते भी रहे। कभी कभी ये जरूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस में उन पे हमले होते थे, तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूँ और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में इन अवसरों पर बारिश को बहुत शुभ माना जाता है और दिल्ली के प्रदूषण के लिहाज से भी बारिश होना बहुत अच्छा है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए शुभ है क्या है, लेकिन उनका जाना एक क्षति तो है, लेकिन ये एक समय भी है इस चीज को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। अंदर का मैनेजमेंट आप अभी देखेंगे? हमें नहीं मालूम है, ये हम लोग तो आए थे, लेकिन क्योंकि अभी परिवार ने शायद तय नहीं किया है क्या करना है, उनके इमोशंस हैं। तो सुन रहे थे आप यहाँ संदीप दीक्षित को। जरा एक बाइट और सुनाना चाहता हूँ। सुशील कुमार शिंदे, आपको याद होगा उस समय वो होम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह की सरकार में, जब मुंबई हमला हुआ था, कसाब वाला मामला आपको याद होगा उस समय। लेकिन आज मनमोहन सिंह को याद करते हुए सुशील कुमार शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, और बात हम कर रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के नहीं रहने पे, उनके अचानक निधन पे, और मनमोहन सिंह ने क्या कुछ दिया इस देश को, उन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। देश रिफॉर्म से कैसे आगे बढ़ा, देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अलावा सोशल रिफॉर्म्स और बहुत सारे रिफॉर्म्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये तमाम चीज़ें मनमोहन सिंह सरकार की देन हैं। और वन का अधिकार, फिर उसके अलावा भूमि अधिकार बिल, ये सब। और इसमें एक और भी मामला आता है जब राहुल गांधी ने एक बिल को फाड़ा था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है अपनी आंखों के सामने। इतिहास बिल्कुल आज जैसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो आंखों के सामने वो रिपीट होते हुए हम देख रहे हैं जब मनमोहन सिंह पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्योंकि बहुत नजदीक से रिपोर्टिंग की है उस दौरान हम लोगों ने। चलिए जरा चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे हम अपने दोनों साथियों के साथ। सुशील कुमार शिंदे क्या कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह पे, सुन लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे में से चले गए, इसका एक अति दुख होता है हमें। मैं आंध्र का गवर्नर था 2006 में, तो उन्होंने मुझे गवर्नर डायरेक्टली उन्होंने मंत्री परिषद में ले लिया और पावर मिनिस्ट्री दे दी। केवल इतना ही नहीं, तो उन्होंने मुझे, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए तो लोकसभा का नेता उन्होंने मुझे वहां बनाया, क्योंकि वो राज्यसभा से चुन के आए थे, तो दूसरा कोई बनने वाला ही था, तो उन्होंने मुझे वहां बना दे दिया। तो जहां भी वो स्को की जो मीटिंग हुआ करती थी, तो अपने प्राइम मिनिस्टर की जगह वो मुझे 2-3 बार दिया था। मेरे लाइफ में तो मैं वो भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो सुन रहे थे आप सुशील कुमार शिंदे को। नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है अभी से थोड़ी देर पहले, वो भी आपको सुनाते हैं हम। अखिलेश यादव भी अपनी बात रख रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को आपने सुन लिया, सबकी तमाम बातें। जरा एक छोटा सा कमेंट चाहूँगा
प्रशांत जी आपसे, फिर शकील जी आपसे, और फिर सीधे जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है इस मौके पे वो भी सुनेंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत कुछ है और बहुत कुछ जानना समझना ज़रूरी है जब आज हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं तो कैसे देश आगे धीरे धीरे बढ़ा और 1991 के बाद से देश में एक रिफॉर्म वो कैसा परिवर्तन आया इकोनॉमिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, ये सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा कमेंट और फिर आगे बढ़ते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखाए जा रहे हैं एक चौथे विंडो में जो बिल्कुल राइट साइड में है। प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए। दो तीन बातें कहनी है मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व पे, इकॉनमी पे, उनके गवर्नेंस पे, राहुल सोनिया गांधी के साथ उनके टीम वर्क पे, लेकिन वो सब बातें अभी करूंगा जबकि वक्त कम है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं करता हूँ कि जो अनुपम खेर का भी आपने दिखाया, देखिए राजीव जी, हम यहाँ पे तीन लोग जो बैठे हुए हैं, हम तीन लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को करीब से देखा है, वित्त मंत्री के तौर पे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे और प्रधानमंत्री के तौर पे बात की है उनसे, तो हमें उनके मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज, उसके बारे में जानकारी है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, देखा है उनको। जो अनुपम खेर ने किया वो मनमोहन सिंह का कैरिकेचर बनाया, मजाक बनाया जी, और शर्मनाक था। मनमोहन सिंह को कई बार हम लोग तो संसद में, पार्लियामेंट में उनको चलते हुए देखते थे, जिस तरीके की उनकी चाल थी, वो किस तरीके से उन्होंने दिखाया था प्रोमोज में, फिल्मों की मैं देखा, वो बिल्कुल उचित नहीं था। दूसरी बात राजीव जी, हम लोगों को याद करना चाहिए कि 1991 के पहले का भारत और 1991 के बाद का भारत वो क्या था, दोनों भारत अलग अलग थे। भले ही हम लोगों के उनसे वैचारिक आर्थिक नीतियों में वैचारिक सहमति नहीं थी बहुत सारे मसलों पे, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि भारत में जो परिवर्तन आया था वो क्रांतिकारी परिवर्तन था। इन सब पे बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त कम है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शकील जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी और फिर सुनते हैं जरा उधर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। देख लीजिए, ये देश को संबोधित किया इन्होंने, सुनेंगे, लेकिन एक छोटा कमेंट आपसे भी। देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2 नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो देश की नीतियों को बताने के लिए होती है और प्रधानमंत्री ही उसको करता है। उसको सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो होता है भारत सरकार का, वो आयोजित करता है और देश भर से, हर जिले से, नॉर्थ ईस्ट से भी और साउथ से भी, सब जगह से पत्रकार बुलाए जाते हैं। विज्ञान भवन में होती है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बुलाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। मनमोहन सिंह ने 2 करी और मोदी जी, उनसे ज्यादा समय हो गया इस बात को लेके, इन्होंने बहुत कहा कि मैंने एक नया इतिहास बना दिया है, पर एक भी नहीं की। खैर, तो आज किसानों की समस्या हम सब देख रहे हैं। डल्लेवाला जी के अनशन को आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, बहुत गंभीर स्थिति में है वो। 700 किसान मर चुके हैं। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी, मगर किसानों की समस्या तो हमेशा से रही है। किसान तो सबसे बड़ा जो है हिंदुस्तान का शोषित वर्ग है, तो उस समय भी समस्या चल रही थी। तो हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विज्ञान भवन में मनमोहन सिंह जी से एक सवाल पूछा जी किसानों को लेके। वो अंग्रेजी में उसका जवाब देने लगे। हमने उनसे कहा कि प्लीज हिंदी में जवाब दीजिए। तो उनके बहुत सारे अधिकारियों को, जिसमें से कुछ हमारे बहुत नजदीक के दोस्त भी थे, बुरा लगा। थोड़ी सी बात भी हुई, 1-2 संवाद, डायलॉग, प्रति डायलॉग। खैर, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने उसका हिंदी में जवाब दिया। हमने बाद में उन लोगों को बताया कि हम जो पूछ रहे हैं वो मुख्यतः उत्तर भारत के किसानों से संबंधित मामला है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्या सोचता है ये उन्हें मालूम होना चाहिए। लाइव जा रहा है पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम, जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश से ट्रांसलेटेड नहीं होनी चाहिए, जबकि वो हिंदी बोल सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मनमोहन सिंह ने हिंदी में जवाब दिया। ऐसे ही उनके साथ हमारे कुछ तमाम तरह के संवाद रहे हैं।
जिसमें से कई बार बहुत अच्छे होते थे, कई बार थोड़े तेज भी हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। नेवर, कभी संयम उन्होंने नहीं खोया। और सवाल आर्थिक नीतियां और बहुत सारी चीजें जो है, जैसे कि किसानों की कर्ज माफी है, उसको लेके भी बहुत सारी बातें थी, विरोध था। खैर, तो अभी जो आप बता रहे थे अनुपम खेर का, तो अनुपम खेर की श्रद्धांजलि पाखंड है। ये सारे पाखंडी लोग, इसीलिए हम मांग करते हैं कि अन्ना हजारे को आके, उन सारे लोगों को आके मनमोहन सिंह के खिलाफ एक स्टेटमेंट देना चाहिए। देहाती औरत, किसने कहा था? कितना शर्मनाक विश्लेषण है। देहाती औरत मनमोहन सिंह के लिए रेनकोट पहन के नहाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं किसी के लिए? आप मतलब कुछ भी कहते थे उनके बारे में, आपको कोई मतलब नहीं था। और जहां लेफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट ने देखिए आखिरी तक उनका समर्थन किया। एक बहुत बड़ा नीतिगत मामला था 2008 और 9 का, जिसमें लेके दोनों की तरफ से गलतियां थी, कांग्रेस की भी थी और लेफ्ट की भी थी, और वो गठबंधन टूटा और उसका नुकसान ही हुआ कि 2014 में कांग्रेस की सरकार को जाना पड़ा। अगर लेफ्ट साथ होता कांग्रेस के, तो 2011 और 12 में ऐसी स्थिति नहीं आती जो हुई है। और दुर्भाग्य से लेफ्ट भी अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हो गया था। तो ये सारे घटनाक्रम हैं बहुत, जिनको लेके बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छी बात है, जो कहने की बात है, कि मनमोहन सिंह एक विजनरी नेता थे। उन्होंने देश की नब्ज को समझा, देश की अर्थव्यवस्था को समझा, और 91 में 1991 में उन्होंने जो शुरू किया, भारी विरोधों के बीच किया था। वो ऐसा नहीं था कि सारे लोग उससे सहमत थे, एक नई चीज थी, मगर उसने देश को एक नई दिशा दी, देश को उसने मजबूत किया। और आज जो मोदी जी जिस बात को बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था को और इन सारी चीजों को, उसका जो फाउंडेशन है वो तो मनमोहन सिंह जी का ही रखा हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से सत्ता पक्ष को याद करना चाहिए उन्हें, वो शायद कर नहीं सकता, क्योंकि अगर करेगा तो उसका सारा का सारा जो कांग्रेस के खिलाफ और मनमोहन सिंह के खिलाफ बनाया हुआ महल था, वो भरभरा के गिर पड़ेगा। क्योंकि झूठ के आधार पे, नैरेटिव के आधार पे ही इन्होंने 2013 में शीला दीक्षित की सरकार और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार बदली। कहां है आज लोकपाल? किसको याद है लोकपाल का नाम? कोई हमें बता दे, लोकपाल का नाम भी जानता हुआ? पूरा देश लोकपाल लोकपाल चिल्ला रहा था। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, पाखंड के खिलाफ एक माहौल देश में बनना चाहिए। और हमें ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी और अब राहुल भी, ये लोग ऐसे नेता हुए हैं और ऐसे नेता हैं जो हिपोक्रेट बिल्कुल नहीं थे। नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से नहीं देते थे। एक हमारी एक बड़ी खराब प्रथा चली है नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से देने की। नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास नैरेटिव की बहुत बड़ी टीम है। आपको नैरेटिव का जवाब सच से ही देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा सुन लेते हैं, दो बाइट्स सुनाना चाहता हूं। एक 17 या 18 में एक भाषण दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने, जरा उस भाषण को सुनाइए। और यहीं दिल्ली में भाषण दिया था नवजोत सिंह सिद्धू ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पे। मनमोहन सिंह को हम याद कर रहे हैं, जरा इसको सुन लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनेंगे, देश के नाम संबोधन उनका है, वो भी सुनना ज़रूरी है। सुनिए ज़रा, मनमोहन सिंह यहाँ हैं, सोनिया गांधी हैं, और दिल्ली में ये सभा हो रही थी, शायद कांग्रेस AICC की बैठक थी, उसमें सुनिए। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज ज्योतिषी बन सकते हैं। आपने कहा 2% GDP गिरेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम
इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकरक 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। इट इज लाइक गोइंग टू द जू एंड वॉचिंग द टर्टल्स रेस बाय। तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ठोको, दिखा के ठोको। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। तो आप सुन रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू को। ये दिल्ली के इस शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे शायद। शकील जी आप इस कार्यक्रम में थे, मैं जानता हूं, जरूर अपने अनुभव को बताइए। आप सरदार भी हैं और असरदार भी है। ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था। बहुत सारी बातें नवजोत सिंह सिद्धू ने कही और बहुत ही असरदार तरीके से कही उन्होंने। शकील जी प्लीज। दिल्ली का इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम जी 2018 राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उनकी अध्यक्षता को लेकर ये पहला अधिवेशन वहां हुआ था जी। उसमें सिद्धू ने ये कहा था, और जिसे कहते हैं कि जाहिर है कि बहुत उनका जबरदस्त स्वागत हुआ था। नए नए वो आए थे बीजेपी से कांग्रेस में, और याद दिला दे कि उसी अधिवेशन में, वो अधिवेशन था कांग्रेस का प्लेनरी जिसे कहते हैं, वही जो कांग्रेस ने भी घोषित किया है कि अगले साल अप्रैल में गुजरात में होगा। लास्ट जो है 2023-22 में 22 फरवरी या 23 फरवरी कब था, जब रायपुर का अधिवेशन जो हुआ था 2 साल पहले हुआ था जी। 2 साल पहले हुआ था, फरवरी में हुआ था रायपुर उसी में। हाँ फरवरी में हुआ था और 22 में, तो खैर ये 22 या 23 में याद नहीं, 2 साल पहले हुआ था जी। तो इसी अधिवेशन में इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम में ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था, सेम इसी में राजनीतिक प्रस्ताव, और 6 साल हो गए उसको। अब फिर उसके खिलाफ अभी कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी में बेलगावी में बात की है। तो ये ईवीएम के खिलाफ भी लड़ाई बहुत पुरानी है कांग्रेस की, और अब ये शायद ज्यादा प्रखर रूप से सामने आ गई है। तो हम यही आप बता रहे थे आपको कि ये कहाँ का भाषण है जी। इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम दिल्ली। इंदिरा गांधी ओपन स्टेडियम दिल्ली, वहां पर यह भाषण, और बहुत ही असरदार भाषण, क्योंकि उसी समय इन्होंने बीजेपी छोड़कर ये कांग्रेस ज्वाइन किए थे। और यानी बात नवजोत सिंह सिद्धू की मैं कर रहा हूं, और जिसके बारे में बता रहे हैं शकील अख्तर जी। और सबसे बड़ी बात कि उस समय इन्होंने और राहुल गांधी ने उस समय ऑफिस एक अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था, और उसके बाद ये पहला सेशन था, ओपन सेशन, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। हमारे शकील जी उसमें मौजूद थे और ये कवर कर रहे थे। सामने इन्होंने जो कुछ देखा वो बयां कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? आप ये देखिए राजीव जी कि जिस वक्त मैं भी वहां पे था उस वक्त जी। जब ये हो रहा था, तो सोनिया गांधी कितना दिल से खुश हो रही है जब मनमोहन सिंह की तारीफ हो रही है जी। मैं सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के वर्किंग रिलेशनशिप पे बात रखूंगा जब आगे आएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोनों के वर्किंग रिलेशनशिप पे भी बात हम करेंगे, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह पे। लेकिन जरा अब नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि 10 साल के कार्यकाल को भूलकर बाकी सारी बातें नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सुनिए जरा, नरेंद्र मोदी आज जब देश को संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो क्या कह रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, सुन लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना
और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिक। तो सुन लिया आपने, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके तमाम कार्यकाल को याद कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में कितना याद किया इन्होंने वो आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद तो कर रहे हैं, जिनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा सदन के अंदर और आधिकारिक तौर पे कहा। अगर चुनावी मंचों से कहें तो अलग बात है, चुनावी मंचों से जो कुछ कहते रहे ये हम लोगों ने सुना है और उन बातों को उसका जिक्र करते हैं, लेकिन संसद के अंदर अगर जब बातें होती हैं तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं। इसलिए भी वहां बहुत संभल के बोला जाता है, वहां शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले भी बहुत संभला जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथी सहयोगी हैं और कई बार मुझे कौरवों की सेना की याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पीछे बैठे लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। वो जो सीन है बहुत दुखदाई सीन है और कई बार ऐसे तमाशे देखने को मिलते हैं जब सदन के अंदर, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए ये बात मैं और खासकर महाभारत के उस दृश्य का जिक्र मैं बार बार करता हूं जहां कुछ लोग मेजें थपथपा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, कोई किसी को ताड़का कह देता है तो कोई सूर्पनखा कह देता है। ये सारी बातें भी हम लोगों ने इसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और इससे पहले संसद की कार्रवाइयों को, विधानसभा की कार्रवाइयों को बहुत नजदीक से कवर किया है और ऐसी कार्रवाइयों को कवर नहीं किया जैसी अभी तक हो रही हैं। बस यही है कि दुखद पहलू यह भी है कि इन सब के में एक अलग पौध जो कहें राजनेताओं की वो तैयार हो गई है, जो नरेंद्र मोदी जिसको लीड कर रहे हैं। ये दुखदाई पहलू है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आने वाले समय में खूब चर्चा करेंगे। कल को जब हम नरेंद्र मोदी के बारे में बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन आज बात हम कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। बहुत सारे अनुभव पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मेरी आखिरी यात्रा और उनकी भी प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी यात्रा म्यांमार की थी। वर्मा, जो पहले कहते थे जिसको बर्मा और बाद में उसका नाम म्यांमार हुआ।
म्यांमार की राजधानी बदल गई, पहले रंगून और उसके बाद नेपिताओ, और नेपिताओ हम लोग गए थे, वहां आंग सांग सूची से भी मुलाकात हुई थी और वो एक दौर अलग था। मार्च का महीना था 2014, साल 2014, मार्च का महीना, 5 मार्च को हम लोग वापस लौटे। 3 दिन की यात्रा म्यांमार की थी और लास्ट में जब लौटते हुए हम लोगों ने बात की थी मनमोहन सिंह से, तो मनमोहन सिंह ने बहुत उम्मीद जताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार हमारी आए ना आए, सवाल था यही कि आगे क्या करेंगे, अगर आपकी सरकार, आप कैसा देखते हैं, आपकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, जैसा देखा जा रहा है हिंदुस्तान में उस हिसाब से। तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आए ना आए, लेकिन देश को जिस प्रगति की राह पे ले जाने की हमने कोशिश की है उसमें बहुत हद तक हम सफल हो चुके हैं, इसलिए देश स्टेबल स्थिति में रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। एक बहुत बड़ी बात थी वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में, ये कुछ सवालों का जवाब, 2-2.5 घंटे की यात्रा, म्यांमार से ज्यादा दूरी नहीं है दिल्ली की, और हम लोग करते हुए आए थे, वापस लौटे थे, और ये आखिरी यात्रा थी उनके साथ। बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारी यादें वहां हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, लेकिन इसके साथ साथ जो यहां उसके बाद या उस दौरान जो बातें होती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के बारे में, और सोनिया गांधी के पपेट के रूप में वो जाते हैं, ये कहा गया। जरा एक छोटा कमेंट लूंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। फिर 12 बजे से दोबारा ब्रेकिंग न्यूज लेके हम आएंगे, हमारे साथी समीरात्मज मिश्र जी, तो उसमें भी जुड़ेंगे, उसमें भी बहुत सारी बातें, और भी राहुल गांधी के अपडेट्स आएंगे, सोनिया गांधी की कुछ बाइट्स सुनेंगे, कुछ बाइट्स प्रियंका गांधी के भी सुनेंगे, बहुत कुछ जो है अगले ब्रेकिंग में, यानी 12 बजे से। लेकिन उससे पहले एक क्लोजिंग कमेंट इस कार्यक्रम के लिए, पहले प्रशांत टंडन जी आपसे, फिर शकील जी आपसे। प्रशांत जी। देखिए राजीव, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, एक बहुत ही जहरीला कैंपेन मनमोहन सिंह के खिलाफ चला, और वो था कि रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय कई वर्ष कवर किया, भारत के सिस्टम को जानता हूं, आप सब भी जानते हैं। भारत का कोई भी प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल हो ही नहीं सकता, इतना शक्तिशाली होता है प्रधानमंत्री भारत का, सारे रास्ते वहीं आके खत्म होते हैं। तो ये बहुत जहरीला कैंपेन था, वो बेसिकली वो कैंपेन सोनिया गांधी के खिलाफ था कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से चलाती है। अब आप देखिए कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, मैं लंबी बात अभी नहीं करूंगा जी, लेकिन मनमोहन सिंह पॉलिटिकल मैनेजर नहीं थे, मनमोहन सिंह को पॉलिटिकल मैंडेट नहीं था, पॉलिटिकल मैंडेट सोनिया गांधी को था। और आप याद कीजिए कि कितना मुखर विरोध वामपंथी पार्टियों का मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को रहा था, धरने, प्रदर्शन, संसद, लेख, हर तरफ। और उस लेफ्ट पार्टी को जब सरकार बन रही थी, मुझे याद है कि मैं टीवी चैनल में संपादक था उस दिन, और उस वक्त एबी बर्धन का एक बयान आया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भाड़ में जाए, कि मत, और स्टॉक मार्केट गिर गया। उस वामपंथी पार्टी को के समर्थन के साथ मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम सोनिया गांधी ने किया। कितना मुश्किल काम था। तो ये जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट था, ये सोनिया गांधी करती थी, और सरकार में मनमोहन सिंह की पूरी आज़ादी थी उनको। मेरे कई कैबिनेट मिनिस्टर से उस दौरान बात होती थी, और कई कैबिनेट मिनिस्टर कहते थे कि मनमोहन सिंह कितने घंटों काम करते थे, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मांगते थे मंत्रियों से, आइडियाज लेकर आओ, नए आइडियाज लेकर आओ। मुझे कई मंत्रियों ने बताया कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते थे मीटिंग्स में, और मनमोहन सिंह 14वीं 15वीं स्लाइड के बाद कहते थे नंबर 3 पे जाओ जरा, तो वहां पे तुमने ये बात कही थी। इतना वो ध्यान रखते थे, वो वर्कहोलिक प्रधानमंत्री थे, बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे जी। और सोनिया गांधी से उनका जो अंडरस्टैंडिंग, जो टीम वर्क था, वो मिसाल है अपने आप में। जी राजीव जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ सोनिया गांधी के साथ एक अलग केमिस्ट्री थी और सोनिया गांधी अगर रिफॉर्म्स की बात करती थी तो सोशल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करती थी और प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर, तो इकोनॉमिक, सोशल, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन सब रिफॉर्म्स को अगर एक साथ रखिए तो कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक लास्ट कमेंट आपसे भी चाहूंगा शकील जी, फिर इस कार्यक्रम को अभी यहीं समाप्त करेंगे। फिर 12 बजे से ठीक अभी से 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे ब्रेकिंग न्यूज में इन तमाम मसलों पे। शकील जी। देखिए राजीव जी, अभी आप प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना रहे थे, उन्होंने कहा ईमानदारी। मनमोहन सिंह ईमानदार थे। अगर वो ईमानदार थे तो सरकार संभालते ही आपने उनके घर पे सीबीआई क्यों पहुंचाई थी? बिल्कुल। और अगर पहुंचाई थी तो क्या निकाल के लाए? 2014 से 2024 हो गया, 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, उनको तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन वो एक पीसफुल मृत्यु को प्राप्त हुई, शांति से। बहुत कम लोगों को ऐसी मृत्यु नसीब होती है। दूसरी बात, अभी आप दिखा रहे थे सोनिया जी को, राहुल को, प्रियंका को, सब वहां थे। तो सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका जब राजनीति में आई नहीं थी, उन्होंने किस तरह से मजबूती से मनमोहन सिंह का साथ दिया, वो अपने आप में बताता है कि ये लोग जो परिवारवाद कहते हैं, ये परिवार जिसके साथ खड़ा होता है, जिन वैल्यूज के साथ खड़ा होता है, उनका पूरा साथ निभाता है। 2008 और 9 में एन डील को लेकर जो विवाद हो रहा था और स्थिति यहां तक आ गई थी कि सरकार गई, लेफ्ट समर्थन वापस ले रहा था। उस वक्त प्रियंका गांधी रायबरेली में थी, किसी फंक्शन में, हम भी वहां थे। उन्होंने वहां से कहा, और हमें उस वक्त को वही साथ में थे, हमें आश्चर्य भी हुआ, हमने पूछा भी कि इन्हें यहां से बोलने की क्या जरूरत थी। उन्होंने वहां से मनमोहन सिंह का समर्थन किया था कि हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ हैं, सरकार रहे या जाए। उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा, राहुल गांधी तो सांसद थे ही, और राहुल ने कहा। तो उस वक्त लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि परिवार जो है, सरकार तो रहती कांग्रेस की, यूपीए की, सरकार कहीं नहीं जा रही थी। सवाल मनमोहन सिंह का था और मनमोहन सिंह इस बात के लिए बिल्कुल अड़े हुए थे कि न्यू डील होगी। वो कहीं पे भी कोई बीच का रास्ता निकालने को तैयार नहीं थे। इस तरह लेफ्ट, प्रणब मुखर्जी बात कर रहे थे, लेफ्ट से रोज मीटिंगें होती थी, लेकिन बीच का कोई रास्ता दोनों तैयार नहीं थे। सोनिया गांधी निकालने की कोशिश कर रही थी, बाकी नेता निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि अंत में फैसला यह हुआ कि सोनिया ने कहा जो भी हो, अब मैं मनमोहन सिंह के साथ हूं, प्रियंका ने कहा और राहुल ने कहा। ये एक बड़ी अलग किस्म की बात है। ये परिवारवाद कहते हैं। ये परिवारवाद ऐसा है कि किसी कमिटमेंट के लिए, किसी उसूल के लिए ये पूरा परिवार जो है एक साथ खड़ा हो जाता है। और आपको मालूम है 2011 से 12 का वो सारा इतिहास जो है कि प्रधानमंत्री बदलने की भी बात हो रही थी जी, कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। ये भी अब आज कहा जाता है कि अगर बदल दिया जाता, उस टाइम दूसरा आ जाता, तो शायद 2014 में सरकार चली जाती, मगर 125-150 सीटें तो आई जाती। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। आफ्टर थॉट जो होता है वो एक अलग किस्म की चीज होती है बात निकल जाने के बाद। लेकिन वक्त की बात यह है, समय की बात यह है कि ये परिवार जो है जिसका साथ देता है वो पूरा देता है और अंत तक देता है। बिल्कुल। सोनिया जी भी खड़ी हुई है या श्रद्धांजलि देने आई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से बेलगावी नहीं गई थी वो। प्रियंका गांधी भी नहीं गई थी, मगर यहां आप देख सकते हैं कि लगातार खड़ी हुई है, बिल्कुल, अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये उसूलों के लिए सवाल होता है, ये कन्विक्शन होता है। इसको आप कुछ कह के चला नहीं सकते बात को। आपने मनमोहन सिंह के खिलाफ लोकसभा में चोर है के नारे लगाए, और आज आपको देश के नाम संबोधन करना पड़ रहा है, स्पेशली आके। ये सामान्य बात नहीं है। आप किस तरह से ये सारी बातें कह रहे हैं, देश के बहुत सारे लोग किस तरह से मनमोहन सिंह के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो अंदर से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये मनमोहन सिंह की महानता है, मनमोहन सिंह की तो व्यक्तित्व की बात है कि आज सबको स्वीकार करना पड़ रहा है कि नहीं, वो आदमी गलत नहीं था। और आपको बता दें, प्रसंग थोड़ा सा कि विनोद राय माफी मांग चुके हैं।
जी विनोद राय ने माफी मांगी कोर्ट में एफिडेविट देके कि मैंने 2G के ऊपर गलत आरोप लगाए थे। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विनोद राय का आप जिक्र कर रहे थे, उस समय उन्होंने 1,76,000 करोड़ का जो ड्रामा उन्होंने पेश किया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ 2G मामला, और इसको लेकर 2014 का चुनाव बीजेपी लड़ी थी, 2G जीजाजी और क्या क्या कहा जाता था उस समय। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो गिर गया और फिर माफी मांगनी पड़ी विनोद राय को। तो वो सब भी, उस पर भी बात करेंगे हम। कभी मनमोहन सिंह के चैप्टर को अगर हम खोलते हैं तो बहुत ऐसी चीजें हैं जहां खाल उधेड़ के रख सकते हैं हम आज की वर्तमान सरकार की, कैसे उस वर्तमान सरकार ने उस समय इस देश को नीचे गिराने का काम किया था। वर्तमान सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वरक्स खड़े होने की कोशिश उस समय नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उसकी बात हम कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं। इन सब पे बात करेंगे अभी से ठीक 15-20 मिनट बाद, जैसे ही समीर जी लेकर आएंगे ब्रेकिंग न्यूज। इस ब्रेकिंग को अब यहीं विराम देने की अनुमति चाहूंगा और ठीक 20 मिनट बाद फिर से हम हाजिर होंगे और डॉक्टर मनमोहन सिंह से रिलेटेड बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इन सब को लेकर भी, और उधर बिहार में जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा हम करेंगे। चर्चा हम बेलगावी की भी करेंगे। बहुत सारी चर्चाओं के साथ हमारे साथ फिर से जुड़िए 12 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शकील जी आपका और प्रशांत टंडन जी आपका, और आप तमाम साथी जो लगातार बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि सुबह सुबह दिल्ली का मौसम बहुत खराब है, नॉर्थ इंडिया का मौसम खराब है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, और इन सब के बीच दिल्ली में एक गमगीन दिल्ली से जो खबर आई कल शाम को, कल रात को, वो खबर पूरी दुनिया को चौंका गई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। और उन्हीं की यादें, उन्हीं की बातें हम अभी पिछले 1 घंटे सवा घंटे से कर रहे थे, और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं और ठीक 20 मिनट बाद फिर से 18 मिनट बाद फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।